चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और जो हमारा अगला टॉपिक है इसमें वो है बोर्स मॉडल ऑफ एटम। तो बोर्स मॉडल ऑफ एटम को ही हम लोग बोर्स पोस्टुलेट भी बोलते हैं। आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि समराइज तरीके से मैं सिर्फ 4 पॉइंट्स बताऊंगा बोर्स मॉडल ऑफ एटम या बोर्स पोस्टुलेट के लिए, ठीक है। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम फेल हो चुका था, उसके कुछ लिमिटेशंस थे। क्या थे लिमिटेशंस, हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है, ठीक। तो आगे की कहानी है बोर्स मॉडल ऑफ एटम यानी बोर्स पोस्टुलेट, ठीक है। तो पहली बात है ये बोर्स मॉडल ऑफ एटम में हमारा ये न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट वाली बात, न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट वाली बात। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम फेल हो गया था, लेकिन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट थोड़ी फेल हुआ था, वो तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बात है। क्या थी वो बात, तो वो बात ये थी कि ये यदि ऐसा हमारे पास एक सेंटर मतलब एक एटम है, तो इस एटम के सेंटर पर एक ऐसी जगह है जहां पर कि उसका सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और मास कंसेंट्रेटेड है। दिस इज न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है। ये हमारा न्यूक्लियस है और यहां पर हमारे पास जैसे कोई एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E, मास है m। तो ये इलेक्ट्रॉन जब भाग रहा होता है तो इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। यानी न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट वाली बात बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है कि एक एटम जो होता है उसके सेंटर पर एक ऐसी जगह है जहां पर उसका सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और मास कंसेंट्रेटेड है, जिसका नाम न्यूक्लियस है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो इसी न्यूक्लियस के अबाउट डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, जिसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही उसे रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होता है। ओके, तो मैं अपनी बात को स्टेट कर लेता हूं क्या कि एटम कंसिस्ट ऑफ central massive core which contains entire charge and entire positive charge and लगभग mass of atom called nucleus of atom, ठीक है। फिर इसी में अगली बात है and suitable number of electrons revolves around nucleus for which electrostatic force provides required centripetal force, ठीक है। कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वही इन इलेक्ट्रॉन्स को रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा होता है, सिंपल सी बात, ठीक है। कोई अलग से नई बात है ही नहीं, पहला पॉइंट जो है हमारा। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बात, दिस इज सेकेंड पोस्टुलेट, दिस इज पोस्टुलेट नंबर 2, बोर्स फेमस क्वांटम रूल या बोर्स क्वांटम कंडीशन, क्वांटाइजेशन कंडीशन, ठीक है। क्वांटम कंडीशन या क्वांटाइजेशन कंडीशन, ठीक है। सुनिए क्या, देखिए जैसे एक बार के लिए मैं ये बोलूं मान लेते हैं ये है हमारा न्यूक्लियस सेंटर पर, ठीक है। दिस इज ऑर्बिट नंबर 1,
दिस इज ऑर्बिट नंबर 2, दिस इज ऑर्बिट नंबर 3। ठीक है, तो यहां पर मान लेते हैं ये कोई एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। तो ऑर्बिट में जब कोई एक इलेक्ट्रॉन यानी कोई एक पार्टिकल मूव कर रहा होता है किसी वेलोसिटी v से, तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस इस मटेरियल पार्टिकल के भी मोशन में वेव नेचर एसोसिएट होता है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इस न्यूक्लियस में किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में भाग रहा है तो वो ऑब्वियसली अपने साथ वेव नेचर एसोसिएट करके चलता है। ठीक है, बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन यहां से स्टार्ट होता है कि जैसे ये कोई एक पर्टिकुलर ऑर्बिट, जैसे मैं एक बार के लिए एग्जांपल के लिए ये थर्ड वाली ऑर्बिट ले रहा हूं। ठीक है, यही चीज होती हर ऑर्बिट में, मैं बस समझाने के लिए तीसरी ऑर्बिट में ले रहा हूं कि तीसरी ऑर्बिट में यहां पर बैठा हुआ ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस पोजीशन से चलना स्टार्ट किया, ये इसने वेव की एक साइकिल यहां पर कंप्लीट करी, ये वेव की दूसरी साइकिल यहां तक आते आते कंप्लीट हो गई, और यहां पे ये दोबारा से उसी पोजीशन पर, अपने इनिशियल पोजीशन पर जब ये पहुंचेगा तो अपने वेव की कंप्लीट 3 साइकिल पूरी कर चुका होगा। आ रही बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? इसी तरीके से ये दूसरी ऑर्बिट में पड़ा हुआ कोई एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक, दूसरी ऑर्बिट का कोई इलेक्ट्रॉन है, तो जिस पोजीशन से ये चलना स्टार्ट करेगा दोबारा से जब ये घूमकर उसी पोजीशन पर पहुंचेगा तो ये 2 कंप्लीट वेव की साइकिल परफॉर्म कर चुका होगा। ओके, तो इस बात को हम लोग कुछ इस तरीके से स्टेट कर सकते हैं कि ये जो ऑर्बिट्स हैं ये कोई रैंडम पोजीशन नहीं है, ये ऑर्बिट्स कोई रैंडम पोजीशन नहीं है, ये ऑर्बिट्स वही पोजीशंस हैं जहां पर इस ऑर्बिट का सरकमफेरेंस, इस ऑर्बिट का सरकमफेरेंस, जैसे एक बार के लिए इस ऑर्बिट की रेडियस में r मान लूं, तो इस r रेडियस की ऑर्बिट का जो सरकमफेरेंस है ये कंप्लीट 3, ये जो फिगर मैंने बनाया है उसके लिए, तो ये कंप्लीट 3 डी ब्रोगली वेवलेंथ कंटेन करना चाहिए। इससे अंदर वाली जो ऑर्बिट है उस ऑर्बिट में पड़ा हुआ कोई वो जो ऑर्बिट है, तो वहां पे जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो वो कंप्लीट 2 डी ब्रोगली वेवलेंथ बनाएगा। यहीं से शुरुआत होती है बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन की। ओके, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से कहीं पर भी नहीं घूम सकते हैं। ये जो ऑर्बिट्स हैं इस ऑर्बिट के लिए, ये जो स्पेसिफिक एनर्जी ऑर्बिट्स हैं, इन एनर्जी ऑर्बिट के लिए इस ऑर्बिट का सरकमफेरेंस यानी कि 2 पाई r ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ के बराबर होना चाहिए। आ रही है ना बात समझ? पहली ऑर्बिट में 1 डी ब्रोगली वेवलेंथ, दूसरी ऑर्बिट में 2, तीसरी ऑर्बिट में 3, मैंने तीसरी ऑर्बिट के लिए फिगर बना रखा है। ऑलराइट, तो आप यहां से क्या लिखेंगे कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है लैम्डा, दिस लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv होता है, तो देयरफॉर ये 2 पाई r दिस इज इक्वल टू nh अपॉन mv हो गया। m और v को हम लोग इधर ले आते हैं, तो दिस mvr दिस इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। इस mvr को हम लोग पहचानते हैं, यही mvr क्या होगा, तो यहां पर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के पास जो वेलोसिटी होगी वो r से 90 डिग्री के एंगल पर होगा, तो r क्रॉस p एंगुलर मोमेंटम होता है, तो दिस mvr इज आवर एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर है? एंगुलर मोमेंटम बराबर है nh अपॉन 2 पाई के। आ रही है बात समझ में? तो ये समरी है, आपको सिर्फ ये समरी याद रखना है। बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन के लिए आपको क्या याद रखना है? सिर्फ ये समरी याद रखना है, आप ऊपर वाली बात भूल भी जाएंगे तो भी चलेगा। ओके ना? तो क्या है समरी? समरी ये है कि ओनली दोज सर्कुलर ऑर्बिट्स आर considered to be the stationary energy orbits for which angular momentum of revolving electron is integral multiple of h upon 2 pi।
ठीक है, कि सिर्फ वही एनर्जी ऑर्बिट्स एक स्टेशनरी एनर्जी ऑर्बिट है जहां पर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h डिवाइडेड बाई 2 पाई के बराबर होता है। यहाँ ये h क्या है, तो h है हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट। h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, वैल्यू इज 6.626 इंटू 10 रेज टू दी पावर -34 जूल सेकेंड। ठीक है, समझ गए, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, लिखिए। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सुनिएगा। हाँ, तो ये जो बोर्स फेमस क्वांटाइजेशन कंडीशन है, ये बस इतनी सी बात है। यदि हम लोग पहली ऑर्बिट के बारे में बात करें, यानी n इज इक्वल टू 1, तो पहली ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है, मैं एक बार के लिए L1 लिख रहा हूं, तो ये L1 की वैल्यू m इंटू V1 इंटू R1 होगी। ये बराबर होगा h/2 पाई के, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 1। ठीक, यदि हम लोग दूसरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें, ये इसके बारे में ये n इज इक्वल टू 2 का इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास जो एंगुलर मोमेंटम होगा L2, ये बराबर होगा m इंटू V2 इंटू R2, और दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ h/2 पाई के बराबर। यदि पहली ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई है, तो दूसरी ऑर्बिट के लिए 2 टाइम्स ऑफ h/2 पाई। तीसरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए एंगुलर मोमेंटम L3 इज इक्वल टू m इंटू V3 इंटू R3, और ये 3 टाइम्स ऑफ h/2 पाई के बराबर होगा। सिमिलरली nth ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा, ये m इंटू Vn इंटू Rn, दिस इज n टाइम्स ऑफ h/2 पाई। समझ रहे? समरी ये है कि इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से कहीं पर भी नहीं घूमता है। मान लेते हैं एक बार के लिए कि h/2 पाई की वैल्यू है 10 यूनिट, मान लीजिए एक बार के लिए कि कितनी वैल्यू है, 10 यूनिट। तो इलेक्ट्रॉन अब वहीं पर घूमेगा जहां पे फिर से उसका एंगुलर मोमेंटम 20 यूनिट हो जाए। इलेक्ट्रॉन फिर वहीं पर घूमेगा जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम 30 यूनिट हो जाए। assuming h/2 पाई इज इक्वल टू 10 यूनिट। ठीक, क्वांटाइज्ड है, यानी एंगुलर मोमेंटम को यदि आप प्लॉट करेंगे किसके साथ, ऑर्बिट के नंबर के साथ, तो एंगुलर मोमेंटम ऐसा क्वांटाइज्ड हो। ठीक है, समझ गया। तीसरी बात, स्टेशनरी एनर्जी ऑर्बिट। ये क्या होता है? तो स्टेशनरी एनर्जी ऑर्बिट से सिंपली मेरे कहने का मतलब है कि ये जैसे कोई एक पर्टिकुलर ऑर्बिट, ये न्यूक्लियस, ये कोई पर्टिकुलर ऑर्बिट n इज इक्वल टू l ले लेता हूं, यहां पर एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से कुछ सेपरेशन है, मान लेते हैं r डिस्टेंस। इस इलेक्ट्रॉन के पास कुछ वेलोसिटी है v। ठीक, तो इस इलेक्ट्रॉन की अभी थोड़ी देर बाद हम लोग टोटल एनर्जी निकालेंगे। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगा। काइनेटिक और पोटेंशियल का समेशन ही तो टोटल एनर्जी होता है। तो स्टेशनरी एनर्जी ऑर्बिट से कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अबाउट 1 चक्कर लगाए, 2 चक्कर लगाए, 10 चक्कर लगाए, 20 चक्कर लगाए, 1000 चक्कर, 10,000 चक्कर, इसकी जो टोटल एनर्जी होगी, ये टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। टोटल एनर्जी कभी भी डिक्रीज नहीं होगी। जिस वजह से रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम फेल हुआ था, उनका कहना था कि इलेक्ट्रॉन के कंटिन्यूअस रिवॉल्यूशन की वजह से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी और वो न्यूक्लियस के क्लोजर आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप एक बार के लिए कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां पर डायनामिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है, स्पीड तो है और उसकी टोटल एनर्जी कैसी होगी, कांस्टेंट, यानी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का समेशन कांस्टेंट होगा। ये काइनेटिक और पोटेंशियल अभी हम लोग थोड़ी देर में निकाल भी लेंगे। ठीक है, तो इट स्टेट्स टोटल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन remain constant while revolving around nucleus. While revolving around nucleus, यानी ये टोटल एनर्जी कांस्टेंट, मतलब इलेक्ट्रॉन खुद से अपनी एनर्जी लूज नहीं करेगा। ओके,
इलेक्ट्रॉन खुद से अपनी कोई भी एनर्जी किसी भी फॉर्म में लूज नहीं करेगा। दीज नॉन रेडिएटिंग एनर्जी ऑर्बिट्स are called stationary energy orbits. These non-radiating energy orbits are called stationary orbits. ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फेमस बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन। देखिए ये क्या है, तो नेक्स्ट है बोर्स फेमस फ्रीक्वेंसी कंडीशन। ये क्या है सुनिएगा, आराम से समझिएगा, ठीक है। इसी पर बेस्ड बहुत सारे सवाल फ्रेम होंगे। ओके, ऐसा है कि कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो ग्राउंड स्टेट में रिवॉल्व कर रहा है, n इज इक्वल टू 1 को हम लोग ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं, ठीक। तो यहां पर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के पास जो टोटल एनर्जी है वो E1 है। टोटल एनर्जी कितनी है? E1 है। अब इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपने एक फोटोन गिराया, इस फोटोन का वेवलेंथ था लैम्डा, और इस फोटोन के पास की जो एनर्जी है वो एनर्जी है hc अपॉन लैम्डा के बराबर। कितनी एनर्जी है? hc बाय लैम्डा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस hc बाय लैम्डा एनर्जी को रिसीव करेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन इस hc बाय लैम्डा एनर्जी को रिसीव करेगा, तो सबसे पहली बात यहां पर आपको ये देख लेना है कि ये hc बाय लैम्डा की वैल्यू है कितनी। मान लेते हैं एक बार के लिए कि ये जो एनर्जी है ना E विच इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा मैं बोल रहा हूं, इसकी वैल्यू E4 माइनस E1 के बराबर की है। पहली ऑर्बिट में एनर्जी E1 है, दूसरी ऑर्बिट में एनर्जी E2, तीसरी ऑर्बिट में E3 और चौथे में E4 है। इस फोटोन के पास कितनी एनर्जी थी? तो जितना ये पहले और चौथे ऑर्बिट के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है ना, उतनी ही एनर्जी ये फोटोन लेकर आया था। आप जस्ट एक बार मानने के लिए, समझने के लिए, बस एक बार समझने के लिए मान लीजिए कि यहां पर एनर्जी है 100, यहां पर एनर्जी है 110, यहां पर 120, यहां पर 130। ये जस्ट मानने के लिए बोल रहा हूं, ये रियल वैल्यूज नहीं है, ठीक है। तो इस फोटोन के पास एनर्जी कितनी है? इस फोटोन के पास एनर्जी है 30 यूनिट की। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस एनर्जी को रिसीव करेगा, ये सीधा चल पड़ेगा कहां? फोर्थ ऑर्बिट में। फोर्थ ऑर्बिट में, क्योंकि फोर्थ ऑर्बिट में रहने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए थी? 130। और इस इलेक्ट्रॉन को ये फोटोन वाली एनर्जी मिल गई। फोटोन के पास एनर्जी कितनी थी? E4 माइनस E1 के बराबर, जिसको मैं एक बार के लिए मानने के लिए बोल रहा हूं 30 यूनिट का। तो इलेक्ट्रॉन कहां चल पड़ा? फोर्थ ऑर्बिट। लेकिन ये फोर्थ ऑर्बिट में ज्यादा देर के लिए टिक नहीं पाएगा। टेक्निकली ये जस्ट सिर्फ 10 रेज टू दी पावर माइनस 8 सेकेंड्स ही रह पाता है इस हाइयर एक्साइटेड स्टेट में। क्यों? क्योंकि इट इज समथिंग लाइक ये इस ऑर्बिट को बिलोंग ही नहीं करता है, तो इसे दोबारा से घूमकर आना है अपने ही घर में। इसका एक ज्यादा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये है कि एनर्जी जो होती है वो सबसे कम होती है ग्राउंड स्टेट में। सुनिएगा, पहले मेरी बात सुन लीजिएगा। जो सबसे छोटी एनर्जी होती है ना, वो सबसे छोटे वाले ऑर्बिट में होता है। ये जस्ट अभी हम लोग कैलकुलेट भी कर लेंगे। अच्छा, एनर्जी और स्टेबिलिटी का क्या रिलेशन होता है? तो एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम, एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। तो कोई भी चीज क्या चाहती है? वो ज्यादा से ज्यादा स्टेबल होना चाहता है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन को भी क्या बनना है? ज्यादा से ज्यादा स्टेबल। तो वो तुरंत से ही इस चौथे ऑर्बिट से अपने एक्चुअल स्टेट यानी कि अपने ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करेगा। कितनी देर के अंदर? तो जस्ट 10 रेज टू दी पावर माइनस 8 सेकेंड्स के अंदर अंदर। अब सुनिएगा, जाने का तो सिर्फ एक रास्ता था कि वो सीधा ग्राउंड स्टेट से उड़ करके कहां आ गया? फोर्थ। कैसे आ गया? तो उसने इस फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, ये फोटोन गायब हो गया था। अब आने के बहुत सारे रास्ते हैं। हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन पहले 4 से 3 में आए। जब ये इलेक्ट्रॉन 4 से 3 में आएगा तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्रो करेगा। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास वेवलेंथ है, मान लेते हैं λ1 या लैम्डा डैश। और इस लैम्डा डैश की वैल्यू कितनी होगी, या इस लैम्डा डैश के पास एनर्जी कितनी होगी? तो लैम्डा डैश के पास एनर्जी hc अपॉन लैम्डा डैश इज इक्वल टू E4 माइनस E3 के बराबर का होगा। आई बात समझ? फिर इलेक्ट्रॉन को आना कहां है? आना तो ग्राउंड स्टेट पे है। तो इलेक्ट्रॉन फिर से यहां से अब आएगा यहां,
यानी 3 से 2 में, और 3 से 2 में फिर से ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ेगा। मान लेते हैं ये वेवलेंथ है लैम्डा डबल डैश, तो इस लैम्डा डबल डैश के पास एनर्जी कितनी होगी, इसके पास जो एनर्जी होगी दैट इज hc अपॉन लैम्डा डबल डैश, और इसकी वैल्यू होगी E3 माइनस E2 के बराबर की। आई बात समझ? फिर से हो सकता है क्या होगा ही कि ये इलेक्ट्रॉन फिर से कहां ट्रांजिशन करेगा, तो अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है 2 से 1 में, तो यहां फिर से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर आया। मान लेते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वैल्यू है लैम्डा ट्रिपल डैश। इस लैम्डा ट्रिपल डैश के पास एनर्जी होगी E दैट इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा ट्रिपल डैश, और ये किसके बराबर होगा, तो ये E2 माइनस E1 के बराबर। ओके, आप बोलेंगे सिर्फ ऐसा ही हो सकता है क्या? नहीं, सिर्फ ऐसा ही नहीं हो सकता है ऐसा भी हो जाए कि ये इलेक्ट्रॉन सीधा यहां से यहां कूद जाए, पहले सीधा 4 से कहां आ जाए, 4 से सीधा ये 2 में आ जाए, तो यहां से फिर से एक रेडिएशन बाहर आएगा। उस रेडिएशन के पास मान लेते हैं कि वेवलेंथ है लैम्डा, 4 बार डैश लगा देता हूं, तो इस लैम्डा के पास जो एनर्जी होगी E विच इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा 1 2 3 4, 4 बार ये डैश लिख रहा हूं, अलग अलग वेवलेंथ की वैल्यू रिलीज होगी। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो दिस इज इक्वल टू E2 माइनस E4 के बराबर होगी। फिर उसके बाद हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहां से आए, या ऐसा भी हो सकता था कि ये यहां से तीसरे ऑर्बिट में आया, फिर तीसरी ऑर्बिट से सीधा ग्राउंड स्टेट में आ जाए, तो यहां से किसी दूसरी वैल्यू का लैम्डा बाहर आया होता, किसी दूसरी वैल्यू का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर आया होता, जिसके लिए वेवलेंथ की वैल्यू कुछ और होती। समझ रहे हैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि वो इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट में रिवॉल्व कर रहा था, उसने बाहर से आने वाले फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, और एब्जॉर्ब करके कहां चला गया, किसी दूसरे हायर एक्साइटेड स्टेट में। तो जाने का रास्ता सिर्फ एक था, आने के रास्ते मल्टीपल्स हैं, कई सारे हैं। ठीक है, तो अब यहां मेन जो फ्रीक्वेंसी कंडीशन है वो कौन सी वाली बात है, वो क्या वाली बात है, तो वो बस ये बात है कि इलेक्ट्रॉन, सुनिएगा ये वाली बात को, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा जिस वेवलेंथ के पास की एनर्जी, या जिस वेवलेंथ की एनर्जी किन्हीं भी दो स्पेसिफिक ऑर्बिट की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर हो। मेरे कहने का मतलब था, सुनिएगा, यदि इस वेवलेंथ के पास की एनर्जी यानी hc बाय लैम्डा E4 माइनस E1 के बराबर नहीं होता, जो एग्जांपल हम लोग 30 ले रहे थे ना, मान लेते हैं ये 31 होता, तो ये इलेक्ट्रॉन इस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब नहीं करता, बोलता कोई नहीं चले जाओ, मुझे चाहिए ही नहीं। आ रही बात समझ? यानी ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा जिसके पास एनर्जी हमारे एग्जांपल के हिसाब से 10 यूनिट का हो, या 20 यूनिट का हो, या 30 यूनिट का हो। यदि कोई एक ऐसा वेवलेंथ आ रहा है जिसके पास एनर्जी 5 यूनिट की है, वो कभी नहीं एब्जॉर्ब करेगा। कोई एक ऐसा वेवलेंथ आ रहा है जिसके पास एनर्जी 15 यूनिट की है, नहीं एब्जॉर्ब करेगा। हाँ, कोई एक ऐसा वेवलेंथ आ रहा है जिसके पास एनर्जी हमारे एग्जांपल के हिसाब से 20 यूनिट का हो, तो यही इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कहां चला गया होता, बताइए, तीसरी ऑर्बिट में। फिर तीसरे से हो सकता है दूसरे में आता, दूसरे से पहले में आता, यानी तो डायरेक्ट आ जाता। ओके, तो मैं फिर से अपनी बात एक बार समराइज करता हूं कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा जिस वेवलेंथ के पास की एनर्जी किसी भी दो ऑर्बिट की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर का हो। फिर एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा, तो एब्जॉर्ब करने के बाद ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज से वेवलेंथ रिलीज करेगा। तो ये जो रिलीज्ड वेवलेंथ है उसके पास भी एनर्जी कितनी है, तो रिलीज्ड वेवलेंथ के पास भी एनर्जी किसी भी दो ऑर्बिट के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर ही है। आप कहीं पर भी देखिए, यहां पर E2 माइनस E1 है, यहां पर E4 माइनस E3 है, यहां पर E2 माइनस E1 है, ये E3 माइनस E2 था। सिमिलरली यहां पर E2 माइनस E4। तो चाहे वो एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ हो या एमिटेड वेवलेंथ हो, उनके पास एनर्जी किसी भी दो ऑर्बिट की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर का है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टेट कर लेते हैं। क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैन रेडिएट और रिसीव एनर्जी in the form of discrete energy photons, discrete energy photons having energy same as
difference of energy between any two stationary orbit, any two stationary orbit। समझ गए क्या? ठीक है ना? एनी टू स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। हाँ, तो इसमें देखिएगा, इसी चीज को मैं ऐसे लिख भी सकता हूं कि किसी भी दो एनर्जी ऑर्बिट के बीच का जो एनर्जी का डिफरेंस है डेल्टा ई इज इक्वल टू E(n2) माइनस टाइम्स ऑफ E(n1), ये हमेशा hc बाय लैम्डा के बराबर, ये हमेशा hc बाय लैम्डा के बराबर। इसको याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं बोर्स थ्योरी फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम से मतलब, हाइड्रोजन लाइक एटम से मेरा मतलब है हाइड्रोजन एटम, या नहीं तो हीलियम प्लस एटम। ठीक है, या नहीं तो लिथियम प्लस प्लस एटम, या नहीं तो बेरिलियम प्लस 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 एटम, या नहीं तो बोरॉन प्लस 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 एटम। मेरे कहने का मतलब है कि यहां पर जो एटॉमिक नंबर है Z, इस हाइड्रोजन के अंदर न्यूक्लियस, इस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है? 1। इस हीलियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है? 2। इस लिथियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है? 3। बेरिलियम के 4, बोरॉन के 5। सब में एक चीज कॉमन है, सब में इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं वो सिर्फ एक होने चाहिए। ये जो हमारी बोर्स थ्योरी है, ये पूरी की पूरी बोर्स थ्योरी स्ट्रिक्टली वैलिड है सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम, मतलब ऐसे एटम्स के लिए। हीलियम में वैसे थे 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस का मतलब आपने 1 इलेक्ट्रॉन उड़ा दिया है। लिथियम में सिमिलरली थे 3 इलेक्ट्रॉन, आपने 2 उड़ा दिया है, तो कितना बच गया? 1 बच गया। ठीक है, तो ऐसे एटम्स के लिए हमारी ये वाली थ्योरी जो है वो वैलिड, वो वैलिड। ठीक है, समझ गए ना? चलिए, ये Z के कुछ एग्जांपल्स मैंने लिख दिए हैं, सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये है हमारे पास एक एटम और ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पर जो चार्ज है वो है Ze के बराबर का, और ये यहां पर हमारा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज -e, मास है m। ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर, मतलब ऑर्बिट का नंबर मैं कुछ n मान लेता हूं। ठीक है, और यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी इधर है, वेलोसिटी इधर है, ये ऐसे एक सर्कुलर ऑर्बिट में कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहा है। तो हम लोग कुछ चीजों को डेवलप करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे हमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, सुनिएगा। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग एक बार के लिए ये रेडियस और वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं, क्योंकि एक बार के लिए आपके पास रेडियस और वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया ना, तो फिर उसके बाद आप जो चाहे वो निकाल सकते हैं। आप इस इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से करंट निकाल सकते हैं, आप इस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के अबाउट रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जो मन करेगा वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो प्राइमरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप रेडियस और वेलोसिटी पर ज्यादा फोकस कीजिए। चलिए निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे रेडियस और वेलोसिटी का एक्सप्रेशन? तो रेडियस और वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालने के लिए जो पहले 2 पोस्टुलेट्स थे उनको यूज करेंगे। पहले 2 पोस्टुलेट से मेरे कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कहने का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू KZE into E divided by R square and this is equal to mv square by R। या ऐसा सोच लीजिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कौन सा है? तो एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन which is v square by R। ऑल राइट, तो ये लीजिए, एक R से R तो निपट गया, तो यहां से हमारे पास R का एक्सप्रेशन आ रहा है, R का एक्सप्रेशन आ रहा है, R इज KZE स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर। ठीक है, इसका नाम मैं एक बार के लिए इक्वेशन नंबर 1 रख देता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? ओके, ये तो हम लोगों ने न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट यूज किया है। क्या यूज किया है? न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट, जो पोस्टुलेट नंबर 1 था। दूसरा पोस्टुलेट क्या था? तो दूसरा पोस्टुलेट था एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन रूल। एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन रूल, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन रूल हमें यह बता रहा था
कि एंगुलर मोमेंटम यानी m इंटू वी इंटू आर ये NH/2 के बराबर। ओके, तो यहां से भी हमारे पास रेडियस का एक एक्सप्रेशन आ जाएगा कि रेडियस इज इक्वल टू NH/2 m इंटू वी। ये लीजिए, ये दोनों रेडियस का ही तो एक्सप्रेशन है, दोनों रेडियस का ही तो एक्सप्रेशन है, यानी कि दोनों कैसे होने चाहिए आपस में बराबर। तो इक्वेट कीजिए जरा, kZe² बाई mv² ये बराबर है NH/2 m इंटू वी के। m से m मारा गया, v से v भी मारा गया, तो यहां से हमारे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया कि वेलोसिटी इज 2 पाई kZe² अपॉन n इंटू h। अच्छा, ये k को मैं ऐसे ही छोड़ दूं या k को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दूं? k याद है ना, k क्या है? k वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला k है, k इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹ ओके, आप चाहें तो k को खोल भी सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से, तो ये 2 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, लेकिन मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं, मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं, ठीक है। इसको एक स्टाइल से और लिखता हूं मैं, दूसरा स्टाइल वेलोसिटी लिखने का मेरा ये रहेगा कि देखिएगा वेलोसिटी v इज इक्वल टू, ये 2 ठीक है, पाई ठीक है, k ठीक है, e² ठीक है, नीचे ये h, तो ये z/n मैं अलग से लिख देता हूं, क्योंकि ये टर्म आप चाहे हाइड्रोजन एटम के लिए निकालें, हीलियम के लिए निकालें, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन किसी के लिए निकालें, ये वाला टर्म तो कांस्टेंट रहेगा। क्या बदलेगा? अलग अलग एटम्स के लिए z बदलेगा, अलग अलग ऑर्बिट के लिए n बदलेगा। तो आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। सब भूल जाइए, लेकिन ये मत भूलिएगा, ये तो याद रखना ही रखना है। ओके, ये तो याद रखना ही रखना है। हाँ, तो वेलोसिटी क्या लिख रहे हैं? वेलोसिटी लिख रहे हैं 2 पाई ke² बाई h इंटू z/n। इन सभी कांस्टेंट की मैं वैल्यू पुट कर दूं एक बार के लिए, तो ये यहां से वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आता है c डिवाइडेड बाई 137 इंटू z/n मीटर पर सेकेंड, वेयर c इज स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, मेरे पास जो एक्सप्रेशन आते जा रहा है मैं उसको साइड में एक बार के लिए लिख भी लेता हूं कि जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है 2 पाई k e² बाई h इंटू z/n। ठीक है, ये पहला एक्सप्रेशन आया वेलोसिटी। ठीक है, ओके। समझ गया ना? ठीक है, तो यहां पे जैसे बस इतने से ही मैं यदि आपसे ऐसा पूछ लूं क्या कि ये मान लेते हैं हमारे पास हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम की पहली ऑर्बिट, ये हाइड्रोजन एटम की दूसरी ऑर्बिट। यदि पहली ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए वेलोसिटी v है, तो दूसरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होगी? v/2। तीसरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए स्पीड कितना होगा? v/3 एंड सो ऑन। ऑलराइट, इसी तरीके से एक एटम का दूसरे एटम के साथ भी कंपेयर कर लेंगे कि यदि यहां पर वेलोसिटी v है, नेक्स्ट मैं ले लेता हूं, ये है हीलियम एटम। हीलियम एटम, तो हीलियम यदि यहां इसके पहली ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v है, तो यहां पर ये पहली ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 2v होगी। क्यों? क्योंकि इसके लिए z की वैल्यू 2 है और इसके लिए z की वैल्यू 1 है। ये दूसरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए जो स्पीड होगा वो कितना होगा? तो ये स्पीड दोबारा से v हो जाएगा। आई होप ये बात समझ आ रही है? ठीक है ना? चलिए, ये हो गया बात किसके बारे में? वेलोसिटी के बारे में। अब एक बार जब हमारे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया है, तो रेडियस के बारे में नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि रेडियस के लिए मैंने देखिए पिछले पेज पे दो इक्वेशन बना रखा था। ये एक रेडियस का एक्सप्रेशन है NH/2 पाई mv। ठीक है, और मेरे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ चुका है, तो वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को यहां से उठाता हूं और यहां पटक देता हूं, तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा। भाई ये जो रेडियस है तो वेलोसिटी के टर्म्स में, और अब वेलोसिटी का भी एक्सप्रेशन आ चुका है, तो यहां से नेक्स्ट हम लोग यदि रेडियस निकालना चाहें, तो रेडियस इज इक्वल टू क्या लिखा था? देखिए
NH अपॉन 2πmv, NH अपॉन 2πmv, और वेलोसिटी है 2πkze² बाई NH। लीजिए इसको यहां रख देते हैं, तो यहां से हमारे पास रेडियस का एक्सप्रेशन आ रहा है NH अपॉन 2πm इंटू v, सॉरी 2πm इंटू v की जगह मैं क्या लिखूंगा, तो दिस इज 2πkze² बाई NH। तो ये लीजिए, ये रेडियस आ गया, रेडियस इज h² अपॉन 4π² mk e² इंटू n² बाई z। ये लीजिए, ये आ गया हमारे पास रेडियस का एक्सप्रेशन। ठीक है, ये किसका एक्सप्रेशन है, रेडियस का एक्सप्रेशन। ओके, अब देखिए दोबारा से जो भी कांस्टेंट टर्म्स है मैंने उसको अलग करके लिख दिया है, और n² बाई z को अलग करके लिख दिया है, ताकि आप इस बात को ध्यान रख सकें कि ये जो रेडियस है, दिस रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z। ठीक है, इन सभी कांस्टेंट की वैल्यू यदि मैं पुट कर दूं तो यहां से हमारे पास रेडियस का एक्सप्रेशन आता है 0.529 इंटू n² बाई z एंगस्ट्रॉम। ये है रेडियस, ये है रेडियस। इसी में यदि मैं z की वैल्यू एक बार के लिए 1 ले लेता हूं, यानी किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन एटम के बारे में बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन एटम के लिए पहली ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन का रेडियस यदि निकालना हो तो दिस इज 0.529 1/1, यानी कि 0.529 एंगस्ट्रॉम होगा। इसी को हम लोग बोर्स रेडियस भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, बोर्स रेडियस, बोर्स रेडियस। R0 लिख दिया मैंने इसको। ठीक है, चलिए आगे रेडियस। ठीक है, तो सिमिलरली रेडियस पर यदि मैं ये पूछ लूं, हाइड्रोजन एटम के लिए पहली ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए रेडियस की वैल्यू है R0, तो दूसरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए रेडियस की वैल्यू 4 टाइम्स ऑफ R0 होगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन एटम के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर Z की वैल्यू कितनी है 1। तीसरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए रेडियस की वैल्यू कितनी होगी, 9 टाइम्स ऑफ R0 होगा। चलिए हाइड्रोजन के बाद यदि मैं हीलियम एटम के बारे में बात करूं तो हीलियम एटम के लिए Z इज इक्वल टू कितना है 2। तो यदि हाइड्रोजन के पहली ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन का रेडियस R0 है तो दूसरी ऑर्बिट फिर हीलियम के लिए कितना होगा ये वैल्यू बताइए, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी हमारे पास R0/2। ठीक, ये दूसरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए तो 4R0 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2R0। तीसरी ऑर्बिट में डिवाइड तो ये हमारे पास आ जाएगा 9R0/2। ओके, यदि मैं हाइड्रोजन के बाद नेक्स्ट हीलियम के बाद नेक्स्ट लिथियम एटम के बारे में बात करूं, अच्छा ये हीलियम प्लस है, ये लिथियम प्लस प्लस है, यानी Z इज इक्वल टू 3 है। तो बताइए ये कितना होगा R0/3, ये 4R0/3 और 3R0 होगा। आई होप ये समझ गए। ठीक है, चलिए तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया, रेडियस निकाल लिया और वेलोसिटी हम लोगों ने निकाल लिया है। ठीक है, यही था ना, वेलोसिटी 2πkze² माइनस रेडियस इज n²। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये दो रिजल्ट्स मैंने इधर लिख लिया है। नेक्स्ट हम लोग एक बार के लिए सबसे पहले टाइम पीरियड के बारे में बात। तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? तो ये रहा हमारे पास न्यूक्लियस, ये कोई एक पर्टिकुलर ऑर्बिट जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है, ऑर्बिट की रेडियस nth ऑर्बिट की रेडियस rn लिख देता हूं, और यहां पर जो इसके पास वेलोसिटी होगा वो v होगा। तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कहने का मतलब क्या है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, कितना डिस्टेंस ये कवर कर रहा है? ये डिस्टेंस कवर कर रहा है 2 पाई r के बराबर। कितनी स्पीड से? तो v स्पीड से। रेडियस और वेलोसिटी मैंने साइड में लिख रखा है। चलिए निकालते हैं हम लोग टाइम पीरियड। तो क्या होगा टाइम पीरियड? ये टाइम पीरियड 2 पाई, ठीक है। रेडियस का एक्सप्रेशन पुट कीजिए, तो रेडियस इज n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर। भाई वेलोसिटी कितना है? तो वेलोसिटी है 2 पाई k z e स्क्वायर बाई nh। ठीक है, तो ये 2 पाई से ये 2 पाई निपट गया। तो टाइम पीरियड हमारे पास आ रहा है n क्यूब h क्यूब डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e रेज टू दी पावर 4। तो आपको इतने बड़े एक्सप्रेशन को याद वाद नहीं रखना है, ठीक है। जब जरूरत पड़ेगा तो निकाल ही लेंगे ना। आप क्या याद रख सकते हैं? आप ये याद रख सकते हैं कि टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब होता है और टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर होता है। समझ रहे हैं? मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग बात कर रहे हैं एक बार के लिए हाइड्रोजन एटम के बारे में। तो हाइड्रोजन एटम के पहली ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए यदि टाइम पीरियड t है, तो दूसरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए टाइम पीरियड कितना होगा? दूसरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए टाइम पीरियड की वैल्यू 8t होगी, क्योंकि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n का स्क्वायर है। तीसरी ऑर्बिट में ये n इज इक्वल टू 1 था, ये n इज इक्वल टू 2 है। तीसरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए जो टाइम पीरियड होगा वो 27t के बराबर। समझ गए? यदि टाइम पीरियड वाली बात आपको समझ आ गई है तो फटाफट हम लोग यहीं पर फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। यानी इसको जस्ट उल्टा करके लिख देंगे, तो दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 4 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e रेज टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई n क्यूब h क्यूब। यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो और पॉइंट फटाफट डिस्कस करते हैं। जैसे नेक्स्ट यदि आपसे पूछ लिया जाए करंट बताइए, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन मोशन, ये न्यूक्लियस है, ये इसके अबाउट इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है, ठीक है। ये कोई पर्टिकुलर ऑर्बिट है, ये रेडियस में r मान लेता हूं, यहां पर इलेक्ट्रॉन की स्पीड हम लोग v मान लेते हैं। तो भाई इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू QT नहीं होता है, Q बाई T होता है। Q यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज दैट इज E, और T, तो T हम लोग टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन लेंगे। T क्या ले लेंगे? टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ले लेंगे। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कितना आया था जरा एक बार बताइएगा? n क्यूब h क्यूब अपॉन, हाँ। तो नेक्स्ट हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कर रहे हैं, I इज इक्वल टू E बाई T मैंने लिख दिया है, ठीक है ना। E हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज और T टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी इसके एक रिवॉल्यूशन के करस्पॉन्डिंग बनने वाला जो करंट है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। आप इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं कि दिस इज इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू E इंटू 1 बाई T इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी f, ठीक। तो ये E हो गया और फ्रीक्वेंसी f ये इसका उल्टा, यानी कि E इंटू दिस इज 4 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर इंटू z स्क्वायर इंटू e रेज टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई n क्यूब इंटू h क्यूब, ठीक है। तो ये लीजिए इलेक्ट्रिक करंट का हमारे पास एक्सप्रेशन आ चुका है कि दिस इज 4 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e रेज टू दी पावर 5 इंटू z स्क्वायर डिवाइडेड बाई h क्यूब इंटू n स्क्वायर।
सॉरी एन स्क्वायर नहीं, एन क्यूब, एन क्यूब। तो क्या है, यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट आई जो है वो जेड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एन क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप तो बस इतना ही याद रखेंगे तो इसी से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का मोशन यदि इस दिशा में हो रहा है ऐसा, तो इलेक्ट्रॉन मोशन से अपोजिट डायरेक्शन में आपने ऐसा करंट बना लिया, तो इट इज समथिंग लाइक कि जैसे यहां पर एक करंट कैरिंग रिंग पड़ा हुआ है, करंट कैरिंग रिंग पड़ा हुआ है। यदि ये करंट कैरिंग रिंग है तो इस करंट कैरिंग रिंग के बनने की वजह से आप इस लूप के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग निकाल लेते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ही निकाल लेते हैं। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को मैं एक बार के लिए म्यू से डिनोट कर लेता हूं। बताइए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला था करंट आई इंटू एरिया ए, ओके। वैसे तो नंबर ऑफ टर्न्स भी होता है फॉर्मूले में, पर यहां पर इलेक्ट्रॉन के एक रिवॉल्यूशन की वजह से हम लोगों ने करंट लिया है, तो नंबर ऑफ टर्न्स भी जो है वो एक है। तो मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज आई इंटू ए। ये लीजिए आई की वैल्यू क्या है, तो आई इज इक्वल टू हमारे पास है 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर इंटू ई रेस टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाई एच क्यूब इंटू जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब, ठीक है। हाँ, हम लोग बात कर रहे थे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में। ये आई इंटू ए, तो एरिया क्या है, एरिया है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर यानी इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर, इसको मैं रेस कर रहा हूं यहां से, यानी कि ये इसका स्क्वायर, तो n रेस टू दी पावर 4 h रेस टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर 16 पाई रेस टू दी पावर 4 m स्क्वायर k स्क्वायर z स्क्वायर और e रेस टू दी पावर, ठीक है। काफी भयंकर सा एक्सप्रेशन बन गया। चलिए काटिए, m से ये m कैंसिल आउट हो गया, k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, z स्क्वायर से z स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये यहाँ n क्यूब था, ठीक है ना, n क्यूब से ये n कैंसिल आउट हो गया, h क्यूब से ये h कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये पाई स्क्वायर से ये पाई का स्क्वायर रह गया, ये 4 टाइम्स, ठीक है। और ये e रेस टू दी पावर 4 था, ये e रेस टू दी पावर 5 था। तो क्या बच रहा है हमारे पास, बताइए। ऊपर है हमारे पास पाई इंटू ई इंटू एन इंटू एच डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ पाई स्क्वायर। अच्छा, ये पाई से पाई भी कट जाता, पाई स्क्वायर, हाँ 4 पाई स्क्वायर एम। जेड नहीं आया, ऊपर जेड स्क्वायर था, हाँ ठीक। हाँ तो ये देखिए, अरे शांत हो जाइए। देखिए ये है हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का एक्सप्रेशन, ठीक है। ओके, तो यहां पर यदि मैं n की वैल्यू को 1 पुट कर देता हूं, ये z से इंडिपेंडेंट है, यानी कि ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है, बस इतना ही याद रखना है। n की वैल्यू यदि 1 पुट कर देंगे तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की ये जो वैल्यू आ रही है EH अपॉन 4 पाई m, z तो वैसे भी नहीं आ रहा है, तो इट इज समथिंग लाइक यदि आप हाइड्रोजन एटम के लिए पहली ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कंप्यूट करते हैं, तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं दिस इज बोर्स मैग्नेटॉन। ये क्या है, बोर्स मैग्नेटॉन है। तो बोर्स मैग्नेटॉन की वैल्यू कितनी है, EH अपॉन 4 पाई m। करंट का फॉर्मूला एक बार बताइएगा फिर से। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द एटम ड्यू टू इलेक्ट्रॉन मोशन, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन यदि इस दिशा में ऐसे भाग रहा है तो करंट ऐसा बन रहा है, तो ये करंट कैरिंग लूप है, और करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड तो बनाता है। हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना आता भी है, कहां पर, सेंटर पर। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर का एक्सप्रेशन क्या होता है, म्यू नॉट I बाई 2R इंटू नंबर ऑफ टर्न्स भी होता है,
लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स फिलहाल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के एक रिवॉल्यूशन की वजह से आपने करंट लिखा है, ठीक है। तो चलिए भाई, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन ये म्यू नॉट बाई 2 तो ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट आई, तो करंट आई का एक्सप्रेशन हमारे पास था 4 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर इंटू ई रेस टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ रेडियस r, और ये रेडियस था हमारे पास n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर, ठीक है। ये लीजिए, ये 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया, ओके। हाँ, ये जो करंट है, ये करंट था 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई रेस टू दी पावर 5 बाई एन क्यूब एच क्यूब, और नीचे हम लोगों ने लिखा है रेडियस विच इज 2 टाइम्स ऑफ एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। तो ये 4 से 4 हम लोगों ने कैंसिल आउट कर दिया है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 4 पाई रेस टू दी पावर 4 एम स्क्वायर के रेस टू दी पावर 3 जेड रेस टू दी पावर 3 e रेस टू दी पावर 7 डिवाइडेड बाई n रेस टू दी पावर 5 इंटू h रेस टू दी पावर 5। तो अगेन आपको ये रटने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप तो बस ये याद रखेंगे, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z क्यूब है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n रेस टू दी पावर 5 है। n रेस टू दी पावर कितना है 5, ठीक है। तो ये कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हम लोगों ने बातें कर ली है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था, अगेन मैं कहूंगा, ये रेडियस और वेलोसिटी, क्योंकि एक बार के लिए रेडियस और वेलोसिटी आता है। अच्छा, ओमेगा हम लोगों ने नहीं निकाला, यदि ओमेगा निकालना हो तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर होगा, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर हो जाएगा, ठीक, समझ गए, ठीक।